की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। फसल अवशेष प्रबंधन आज की समय की मांग है। फसल अवशेष जलाने से जहां एक तरफ प्रदूषण होता है, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की सेहत भी प्रभावित होती है। इससे उठने वाला प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी में मौजूद जीवांश और मित्र कीट भी इससे प्रभावित होते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान उचित फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं और मिट्टी की सेहत को बेहतर रखें। इसके साथ ही पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। फसल अवशेष फसल कटाई के बाद खेत में बचे पौधों के हिस्से होते हैं। इनमें तना, पत्तियां, जड़ें, डंठल, छिलके और बीज की फलियां शामिल हैं, जो कृषि क्षेत्र और बागों में पड़े रह जाते हैं। ये फसल अवशेष किसानों के लिए मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं, जो खेती के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। फसल अवशेष मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का प्राथमिक स्रोत एवं कृषि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं। साथ ही इनका सही प्रबंधन करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। फसल अवशेष का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। पशुओं के आहार के रूप में, खाद बनाने में, जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए, बायोचार उत्पादन में, मशरूम की खेती में भी फसल अवशेष का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फसल अवशेषों का प्रबंधन करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी का कटाव कम होता है। साथ ही मिट्टी में पानी की धारण क्षमता भी बढ़ती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो पराली या जो फसल अवशेष है उसको जलाने से क्या हमें नुकसान होगा या जो जमीन पर क्या उसका असर आएगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि किसान भाई, जब क्या होता है कि जो जल्दी आगामी बुआई के चक्कर में किसान भाई करते क्या हैं कि जो हमारा पराली है या जो फसल अवशेष है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। उससे होता क्या है, एक तो ये है कि जो जमीन की ऊपरी सतह है उस पर काफ़ी बर्न होता है, जिस कारण से हमारे जो ऊपरी सतह पर जो पोषक तत्व हैं उनका काफ़ी हद तक जो है हानि होती है। ख़ास तौर से अगर बात करें जीवांश की, तो जीवांश भी हमारा कम हो जाता है और माना जाता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास की मात्रा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है ज़मीन के अंदर, जिससे जो अगली जो हमारी पैदावार है वो भी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन के अंदर हमारा जो केंचुआ है, उस केंचुए का भी काफ़ी हद तक नुकसान होता है। केंचुए की संख्या में कमी होती है। इसके अलावा जो हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की भी काफ़ी हद तक बैक्टीरिया में कमी देखने में आती है, जिस कारण से एक तरीके से ये कहेंगे कि जो ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया या जो और जो चीज़ें हैं, माइक्रोब्स हैं, वो फसल अवशेष को गलाने या सड़ाने का काम करते हैं, वो काफ़ी हद तक उनका नुकसान होता है। जो पराली प्रबंधन की मैं बात कर रहा था अभी, इसमें जैसे कि क्या नाम, किस तरीके से जो हमारी पराली है उसको प्रबंधन करना है या फसल अवशेष है उसको किस तरीके से हमको खेत में मिला दिया जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे कृषि यंत्र आए हैं जिसमें कि जो हमारा पराली है उसको आप क्रश करके खेत में ही मिला सकते हैं। जैसे रोटावेटर है या हैप्पी सीडर है, मल्टी सीडर है, आप उसका प्रयोग करके आप उसको जुताई करके खेत में मिला सकते हैं। दूसरा, एक इसमें आपने बायो बेस्ड कंपोजर आ रहा है, जिसमें कि कई सारी कंपनियां मिला रही हैं और हमारा जो ICR है वो भी इसमें कैप्सूल के रूप में बेस्ट डिकम्पोजर देता है। और उसकी मात्रा कैसे करना है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं।
जैसे अगर हम ICR के जो पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो 4 कैप्सूल जो हैं उसको आप लेकर के तोड़ करके और एक पानी में 10 लीटर पानी में उसको पहले घोल लें। पानी में घोल करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके 200 लीटर पानी जो है हमारा पूरा उसमें मिला लें, यानी कि 190 लीटर पानी और लेकर के आपने जो 10 लीटर पानी घोल के तैयार किया है उसको उसमें मिला लें। और मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा, जिससे कि क्या नाम, जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोब्स 10 लीटर पानी में जो हमने मिलाया 4 कैप्सूल तोड़ करके मिलाए हैं उसको जो 190 लीटर पानी में और लेकर के उसको मिक्स कर लें इसको 10 लीटर को। और उसके बाद इसमें माइक्रोब्स को एक एक्टिवेट करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें 1 से 2 किलो गुड़ और 1 से 2 किलो बेसन या जो दाल का जो आटा है उसको भी आप मिला सकते हैं। इसमें जो गुड़ 1 से 2 किलो गुड़ और बेसन 1 से 2 किलो बेसन मिला करके आप उसको अच्छी तरीके से मिला करके उसको रख दें और सुबह शाम उसको आप एंटी क्लॉकवाइज एक डंडे से घुमाते रहें। और इसके बाद आप 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो जो घोल है वो तैयार हो गया है। और इसको आपको जो 1 एकड़ है 200 लीटर जो तैयार हमारा घोल हुआ है इसको 1 लीटर जो 1 एकड़ के लिए आपको जो हमारा पराली है जो खेत के अंदर बारीक बारीक आपने बिछा लें या फिर जो मल्टी सीडर से या हैप्पी सीडर से क्रश किया है आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें। स्प्रे के द्वारा क्या होगा कि जो हमारा ये फसल अवशेष है या पराली है वो अच्छी तरीके से 1 हफ्ते के अंदर करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर वो गल जाती है। और गलने के बाद आप फिर अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा इसका और जो प्रयोग है वो कर सकते हैं, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा पराली जो, क्योंकि मशीन ज़्यादातर आपका रोड मशीन के द्वारा कटाई होती है तो उससे जो छोटी छोटी पराली बनती है उसको इकट्ठा करने के लिए मशीन भी इस तरीके के आ रही हैं कि उसको इकट्ठा करके एक पैलेट्स के रूप में वो ऐसा 10 से 20 किलो के छोटे छोटे बना लेते हैं और छोटे छोटे पैलेट्स भी बना करके वो हम जलाने में भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसका दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें जो मशीनों की पराली के प्रबंधन की अगर बात करें तो ये काफ़ी समय से यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है। 2000 पहले तो हमने जीरो टिल ड्रिल जो आपकी यूपी में बनी थी, उसके बाद ज़्यादा अडॉप्शन जो पंजाब और हरियाणा में हुई, तो उसमें क्या था, हम खेत को बिना काटे पराली को जब हम कटाई करते थे खेत को बिना तैयार किए हुए, बिना उसकी वाही किए हुए जो है सीधी बिजाई करते थे। फिर 2003 में हमने जो है मल्चर नाम चॉपर नाम की मशीन दी जिससे हम पराली को मैनेज कर सकते थे। ये मशीन जो है मल्चर या चॉपर ये पराली का कुतरा करके ज़मीन पर खिलार देती थी। उसके बाद हम एक हल्का पानी लगा के रोटी टिलर की सहायता रोटी टिलर चला देते थे। तो मिट्टी की किस्म और आपके टेम्परेचर के हिसाब से वो जो है ज़मीन के हिसाब से जो है ज़मीन में जो वत्तर है वो डिपेंडिंग अपॉन सॉइल जो है आपका वो 1 हफ्ते से लेके 20-25 दिन में आ जाता था। तो इसमें जो समय की बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आपका खेत कब खाली हो रहा है, तो उसके लिए जो हमें समय बहुत जो है मैटर करता है। फिर 2005 में यूनिवर्सिटी ने हैप्पी सीडर नाम की मशीन दी जो जब हम धान की जब कंबाइन से कटाई करते हैं तो उसके बाद सीधा हम उसी पराली में बिना खेत तैयार किए हुए बिना पराली को आग लगाए हो सीधा ही हैप्पी सीडर से बिजाई कर सकते थे। जैसा कि हमने देखा कि हम फसलों का जो भी अवशेष बचता है उसको विभिन्न प्रणालियों द्वारा इस तरीके ब्रिकेट्स में परिवर्तित कर सकते हैं या छोटे छोटे आकार के पैलेट्स बना सकते हैं। इन पैलेट्स या ब्रिकेट्स को हम हमारे ही उपयोग में लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों द्वारा जला सकते हैं। इनको जलाकर हम एक हॉट एयर जनरेशन मतलब एक अधिक तापमान की वायु बना सकते हैं जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम खेतों में उगाते हैं, अगर हम उनको सुखाना चाहते हैं, जैसे कि आपका बरसात के सीज़न में आप कोई धान सुखाना चाहें या फिर आप कोई सब्जियां सुखाना चाहें, आप अगर किसी हॉर्टिकल्चर की खेती करते हैं, आप किसी पुष्पों को सुखाना चाहें या आप किसी जैसे कि अंगूर को किशमिश बनाना चाहें, अन्य प्रकार के उपयोगों के लिए आप एक हॉट एयर जनरेशन सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इस सिस्टम में क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे बायोमास हैं जिसके ब्रिकेट्स या पैलेट्स हैं उनको हम इस फीडर में फीड करते हैं। जो इस फीडर में जब हम फीड करते हैं यहाँ पर और इस तरीके से इसको फिर लॉक करना होता है।
ये जो सिस्टम है ये काफ़ी थिकनेस में डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसी प्रकार की भी आपकी हीट लॉस नहीं होती। और इसके बाद जब आप इसके फ़ैन ऑन करते हैं तो ये हीट यहाँ पर जनरेट होती है। एवं जो भी इसमें जब भी आप किसी अवशेष को जलाते हैं उसमें कार्बन के पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन पार्टिकल्स को प्यूरिफाई करने के लिए पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। जो भी हॉट एयर यहाँ पर बनती है वो इसमें यहाँ पर शुद्धिकरण यूनिट लगी हुई है, उससे वो क्लीन होती है और शुद्ध वायु हवा आपको आगे की तरफ मिलती है। मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। ये पूरा सिस्टम उसका प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। इसके पश्चात जो आपकी गर्म वायु है वो यहाँ पर आ जाती है। ये गर्म हवा जो है वो इस सिस्टम, दूसरा यूनिट ये ड्रायर सिस्टम है, इस ड्रायर सिस्टम में वो हवा जाती है और इस ड्रायर सिस्टम में आप हमारा जो भी फसल है या फिर जो भी आपके मसाले हैं उनको आप यहाँ रख सकते हैं। उसको समुचित तरीके के सुखाने के काम में आता है। तो जो भी आपके यहाँ वेस्ट है उसको आप वेल्थ में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके की विभिन्न प्रणालियाँ हमारे यहाँ विकसित की हुई हैं। हमारा देश अपनी विविधता के लिए जाना जाता है और ये बात हमें कृषि के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं और इन फसलों से बहुत ज्यादा कृषि अपशिष्ट भी पैदा होता है। आइए जानते हैं कि कैसे किया जाए इसका प्रबंधन। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना 635 मिलियन टन फसल अवशेष पैदा होता है। इन अवशेषों का उपयोग पशुओं के चारे में, ईंधन में, छप्पर बनाने में तथा शेष अवशेषों को जलाने में किया जाता है। मूंगफली फसलों के अवशेष का उपयोग ईंट भट्टों तथा चूना भट्टी में किया जाता है। कपास, मिर्च, दलहन, तिलहन फसलों के अवशेष का उपयोग प्रायः घरेलू आवश्यकताओं के लिए ईंधन के रूप में और नारियल खोल, रेप सीड एवं सरसों, अरहर, जूट और सूरजमुखी के डंठल का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। गेहूं और मक्का के फसल अवशेषों का भूसा बनाकर पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धान के पुआल का यूरिया से उपचार कर पशु चारे में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग जैसे गत्ता, झोपड़ी, चटाई, खिलौने एवं मूर्तियों के बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। धान एवं अन्य फसलों के अवशेषों का गैसीकरण कर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। कई सारी कंपनियां धान के पुआल से बिजली पैदा कर रही हैं, जो कि फसल अवशेष का एक प्रभावी प्रबंधन है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी फसल अवशेष प्रबंधन पर ये खास पेशकश जारी रहेगी। देखते रहें कृषि विशेष, छोटा सा ब्रेक। तो आज कृषि चौपाल का कारवां पहुंचा है मेरठ। जी हां, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में। बात आलू की, गेहूं की, सरसों की, चने की भी। सवाल आपके और जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। 74 प्रोटोटाइप समेकित कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किए हुए हैं। सभी क्षेत्रों में ये मॉडल बहुत उपयुक्त पाए गए हैं। जो ट्राइको कार्ड है उसको समय समय पे निगरानी करते हुए चोटी बेधक के लिए ट्राइको कार्ड बार बार लगाएं। लवणता से ग्रस्त मृदाएं हैं, उन क्षेत्रों में भी जौ का उत्पादन किया जा सकता है। इसकी निचली वाली पत्तियों पे जब पीलापन आने लगे तो समझिए कि नाइट्रोजन की कमी से ये पीलापन आ रहा है। कृषि चौपाल 8 फरवरी दोपहर 2 बजे मेरठ से कृषि चौपाल सिर्फ और सिर्फ डीडी किसान पर। फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। इनके माध्यम से न सिर्फ हमारे किसान जागरूक होते हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता चलता है कि उचित तरीके से कैसे फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस दिशा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र विस्तार और नए शोधों में कृषि संस्थाओं और इससे जुड़े विशेषज्ञों की अहम भूमिका है। इन संस्थानों द्वारा ही नए शोधों का किसानों को पता चलता है, उनमें जागरूकता आती है। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी सही जानकारी और तकनीक मुहैया कराने में कृषि संस्थानों की मुख्य भूमिका है, जिससे किसान भाइयों को फसल अवशेषों के महत्व को समझने में मदद मिलती है और वे इनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संस्थानों की मदद से किसान फसल अवशेषों का सही तरीके से इस्तेमाल करना जान पाए हैं। उन्हें यह भी पता चला है कि इससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और मिट्टी का कटाव कम होता है। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन कर पर्यावरण संरक्षण में भी उनका योगदान है। फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में कृषि संस्थानों द्वारा कई महत्वपूर्ण मशीनों को विकसित किया गया है।
जो कि फसलों से निकलने वाले अवशेष प्रबंधन के लिए बेहद कारगर है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जिससे आप सभी क्रॉप बायोमास के वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके यहाँ क्रॉप का बायोमास वेस्ट निकलता है, जैसे कि आप गेहूं की जो भी पराली निकलती है, धान की पराली निकलती है, अन्य दाल एवं तिलहनों का जो भी कचरा आप या तो खेतों में जला देते हैं या उनका समुचित प्रबंध नहीं कर पाते, इन सभी कचरे को आप एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा भी विकसित की गई हैं, जो कि अब मार्केट में भी अवेलेबल हैं। इसी टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा बायोमास पैलेटिंग टेक्नोलॉजी है। यह जो मशीन है यह 35 HP की मोटर द्वारा संचालित होती है एवं कोई भी किसान भाई आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जो भी आपका क्रॉप बायोमास है इसको आपको छोटे छोटे भागों में काटना है या पीसना है, इसके लिए आपको ग्राइंडर की आवश्यकता होती है एवं उस पिसे हुए जो भी आपका मटेरियल पिस चुका होता है उसको आपको इस मशीन में फीड करना है, इस मशीन में डालना है। धीरे धीरे इस मशीन में आप डालेंगे, समुचित उसमें मॉइस्चर का प्रबंध आप करेंगे, थोड़ा सा पानी उसमें मिला लेंगे और निश्चित मात्रा में आप उसको धीरे धीरे जब इस मशीन में फीड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैलेट प्राप्त होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मशीन रखी हुई है, ये जो नीले कलर की मशीन है यह है पैलेटिंग मशीन है। इसमें आपको ऊपर जो हॉपर दिख रहा है इसमें आपको आपका बायोमास फीड करना है एवं ये मशीन जब 35 HP की मोटर द्वारा तेज़ी से घूमेगी तो जो भी बायोमास है वो आपका पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यह पैलेट 6 से लेकर 9 mm तक बन जाते हैं और इसका उपयोग आप किसी भी प्रकार की एनर्जी जनरेशन में, किसी भी बॉयलर इंडस्ट्री को, किसी भी डोमेस्टिक सप्लायर को या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको हीट जनरेट करने की आवश्यकता है उसको सप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने घरों में चूल्हों में इसको समुचित तरीके से जला सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी खेतों में आप धान का या फिर आपके गेहूं का पैरा जलाते हैं उसको ना जलाइए एवं इस तरीके की तकनीकों का उपयोग करके उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदलिए। अब तक हम समझ चुके हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और ये कितना लाभकारी है। इसीलिए कई संस्थानों ने ऐसी मशीनें भी बनाई हैं, उनका आविष्कार किया है जिसका इस्तेमाल कर हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं इन मशीनों के बारे में। फसल अवशेष प्रबंधन के लाभ अनेक हैं। जैसे समय पर फसल अवशेष प्रबंधन कर लिया जाए तो अगली फसल की समय पर बुआई की जा सकती है। फसल अवशेषों को खेतों में बिछाने से वायु एवं जल से होने वाली मृदा क्षरण से बच सकते हैं। फसल अवशेषों को खेतों में बिछाने या मिलाने से अपवाह में बहुत हद तक कमी आती है। फसल अवशेष का प्रबंधन करने से मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। फसल अवशेष मृदा में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे फसल को लंबे समय तक मृदा जल प्राप्त होता है। कृषि संस्थानों द्वारा फसल अवशेषों को मशीनों में डालकर बनाए गए कीमती ईंधन में तब्दील किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन मशीनों के उपयोग और इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में विस्तार से। कृषि अवशेष में जो किसानों के पराली प्रबंधन की बात हो या उनका जो वेस्टेज होता है जो वो जलाने के काम करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक मशीन है जिसके द्वारा वो जो वेस्टेज होता है उसको कैसे एक नई ब्रिक बना के कुछ इस तरह की बना करके जो जलाने काम आती है, ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हमारे साथ एक टेक्नीशियन है, आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से इसका प्रबंधन कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। ये नीले कलर की मशीन जिसे पायलटिंग मशीन बोलते हैं। पायलटिंग मशीन का काम होता है हमारे जो खेतों से निकलते हैं कृषि अवशेष, पराली आदि को ये कीमती ईंधन में बदलता है। कीमती ईंधन में जैसे कृषि अवशेष जो भी पराली आदि निकलता है उसको सबसे पहले हम ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में इसको अपने मिक्स जैसा कर लिया है, ये बनाते हैं। हाँ। ठीक है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं और अगर इसमें नमी अगर कम रहता है तो नमी करने के लिए इसमें पानी वगैरह भी ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो ये थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है, नमी आ जाती है इसमें पार्टिकल्स में। तो ये कृषि अवशेष ही है, पराली जिसे बोलते हैं। इस पराली को यहाँ पर पायलटिंग मशीन है। आपने बताया कि इस तरह बनाते हैं, उसको पानी मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं। जब इसमें डालते हैं तो इस तरह की जब मशीन हीट होती है तो ये ब्रिक निकल के आती है, छोटे छोटे ये ब्रिक जैसा है ना। तो ये इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है, तो ये उठा के बताइए जी। ये फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है कृषि अवशेष से, इसे पैलेट्स बोलते हैं और ये हीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम में जहां आपको ये
जलाने की आवश्यकता है, आपको जलाने में हीट चाहिए, तो ये पैलेट्स बहुत काम आते हैं। ये बताइए कि जैसे कि आपने उसको डाला, ये तुरंत निकलता है या थोड़ी देर टाइम लगाता है, क्या प्रोसेस है इसका? जल्दी हो जाता है, प्रोसेस है। बस इसमें आप मशीन चालू कीजिए जो कि हाई पावर की मोटर्स लगी होती है इसे बनाने के लिए। फिर इसमें आप मटेरियल डाल दिए कृषि का उत्पाद जो है, बाकी बाद में विदिन मिनट बनाए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से जैसे धान की जो आप पराली है जलाते हैं, जलाना नहीं चाहिए, उसकी किस प्रकार से अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी बनाई जा सकती है जिससे कि घर में चूल्हे में जलाने काम आती है। एक बहुत ही उपयोगी चीज़ यहाँ पर आपने बताई है। फसल अवशेष प्रबंधन आज के समय की जरूरत है। इससे कई लाभ संभव हैं। अवशेष प्रबंधन की जरूरत को समझते हुए कृषि संस्थाएं नई तकनीकों, आधुनिक मशीनों का विकास कर रही हैं ताकि फसल अवशेष प्रबंधन करने में किसान भाई बहनों को आसानी हो सके। इस दिशा में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर CR मेहता जी की क्या राय है, आइए जानते हैं। हमारे ही एक एक्रिप्स है, जैसे कि फार्म इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी स्कीम, इन्होंने पराली प्रबंधन पर ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली में उसको मैनेज करने के लिए पूरी एक स्कीम बनाई थी। उसके द्वारा भी पराली प्रबंधन से जो कि क्रॉप रेजिड्यू की बर्निंग की प्रॉब्लम है वो करीब करीब 50% से ज़्यादा कम हो गई है। उसमें भी हमारे उस एक्रिप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी भी जैसे कि पराली प्रबंधन पर इस संस्थान में भी काफ़ी काम हो रहा है। वह हमारी एक्रिप्स जैसे कि फार्म इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी स्कीम हुई, एनर्जी रिक्वायरमेंट इन एनर्जी, उसमें भी काफ़ी कार्य होता है। जैसे कि उसमें से बायोगैस प्लांट्स का विकास करना, वो उनका पॉपुलराइज करना, उसमें बड़े बड़े स्केल के प्लांट्स भी बन रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन एक अवसर है जिसके माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है और किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करने का भी ये एक अच्छा तरीका माना जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर और उचित तकनीकों का इस्तेमाल कर किसान भाई फसल अवशेष प्रबंधन बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। ऐसा करके किसान भाई इन फसल अवशेषों को मूल्यवान संसाधन में बदल सकते हैं और निश्चित ही लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने जाना फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो इसकी जानकारी भी आप हमें अवश्य दें। चलते चलते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नए अंक में एक नए विषय के साथ कृषि विशेष में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। कैसे होती है पाम की खेती, कितना होता है लाभ, पाम उत्पादन के लिए क्या कर रही है सरकार। ऐसे ही जागरूकता भरे सवाल किसानों से लेंगे उनके जवाब।
किसान 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में पाम के पेड़ों से फसल लेता है तो उसे करीब कितना तेल का उत्पादन हो सकता है? 1 हेक्टेयर में क्या है 4 टन तक मिनिमम तेल निकाल सकते हैं। का सही जवाब है 4 मेट्रिक टन ऑयल। कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में इस बार का प्रश्न मंच सजेगा कर्नाटक के बूंदीहाल में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। प्रसारण रविवार 9 फरवरी रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण 10 फरवरी दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके टीकाकरण को लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? किस तरह से नई चीजें हैं जो हमारे किसानों तक पहुंचा रहे हैं? हम कोई भी हॉस्पिटल बिना चिकित्सा अधिकारी के नहीं छोड़ेंगे, उनको समय पर दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं जिससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके और हमारा किसान निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के पशुपालन कर सके। डेयरी उद्योग को किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? डेयरी में अच्छे जो नए प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन हो, इसके लिए सरकार समय समय पर उनको सहायता देने का काम कर रही है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के साथ 9 फरवरी रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हरियाणा के चित्रसेन की ढाणी गांव में खेती तो बहुत से किसान करते हैं, लेकिन एक ऐसी किसान भी है जो हौसलों को उगाती है, जिसके खेत में सरसों के पीले फूल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल हैं, जिसके बनाए मसालों में उसकी मेहनत की खुशबू कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी जिद और धैर्य के आगे हर मुश्किल बौनी है। एक ऐसी किसान जिसकी इच्छा शक्ति के आगे पहाड़ भी जर्रा है। कैंसर से लड़कर जिसने जीना सीखा और दुनिया को दिखा दिया। अगर हौसलों में है जान तो मुट्ठी में है आसमान। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी नीलम यादव से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 9 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।